अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भली कार ऐं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हलंदड़ आहिनि। जीअं इलेक्शन जी तारीख़ जो ऐलान थियो आहे पाण उन ते ॻाल्हाईंदासीं, पर गॾोगॾु अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सुप्रीम कोर्ट में जेको फैज़ाबाद धरणे जे हवाले सां केस आहे उहो बि ॾींहों ॾींहुं अहमियत अख़्तियार कंदो पियो वञे। ऐं अॼु जी जेकर असीं ॻाल्हि कयूं त 3 रुकनी जेका कमीशन आहे उहा क़ाइमु कई वई आहे अॻूणे IG जी सरबराही में। ऐं उन्हनि खे इहो चयो वियो आहे त 2 महीननि अंदरि हू जांच कनि त ज़िम्मेवार जेके हुआ उन धरणे जा केरु आहिनि, उन्हनि जो तयन कयो वञे। पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु नवाज़ शरीफ़ साहब जेके आहिनि उहे पंहिंजे जेको वफ़द आहे उन समेत बलोचिस्तान में मौजूदु आहिनि, कोयटा में मौजूदु आहिनि। गुज़िरियल 3 अहम शख़्सियतुनि शिरकत कई नून लीग में। हिकु भेरो ॿीहर नवाज़ शरीफ़ जेके आहिनि उहे इलेक्टेबल्स जेके आहिनि उन्हनि जो सहारो हासिल करे रहिया आहिनि। उन्हनि ते भाणनि उन्हनि शुरू करे छॾियो आहे। माज़ी में उन्हनि जा तलख़ तजुर्बा बि उन्हनि खे थियल आहिनि ऐं हिकु भेरो ॿीहर हू साॻिया तजुर्बा दोहिराइण वञनि पिया। ऐं सुभाणे पोइ वरी जेकॾहिं ईअं थियो उन्हनि इलेक्टेबल्स खे इशारो थियो ऐं हू नून लीग खे अलविदा करे विया त पोइ नवाज़ शरीफ़ साहिबु वरी कंहिंखे मयार ॾींदा। जीअं पहिरीं चवंदो रहियो आहे त मुझे क्यों निकाला। इहा ताज़ो जेकॾहिं मिसाल ॾिसूं त PTI जे चेयरमैन इमरान ख़ान जो मिसाल अवां सभिनी जे साम्हूं आहे। जॾहिं उन्हनि खे इशारो मिलियो त समूरा माण्हू उन्हनि खे कीअं छॾे विया। ऐं हाणे जीअं हिकिड़ो इस्तिलाह यूज़ थींदो आहे टके टोकरी, त PTI जी पोज़ीशन हाणे टके टोकरी वञी बची आहे। पर असांजा सियासतदान जेके आहिनि उनखां सिखनि कोन था, बजाए जो हू जेको हिकिड़ी नेचुरल ग्रोथ थिए थी पार्टियुनि जी उन तरफ़ वञनि, पंहिंजी पार्टियुनि खे बुनियादु उन्हनि जा मज़बूत कनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में। पर उन्हनि सदाईं जेके आहिनि इलेक्टेबल्स उन्हनि ते ई भाड़ियो आहे। उन जा नतीजा सभिनी जे साम्हूं आहिनि। उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर तज्ज़िया निगार आहिनि, लेखक आहिनि डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, उहे इस्लामाबाद मन्यास सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब की एक्टिविटीज़ हैं बलूचिस्तान में उन पर तो आपका तज्जिया हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि फैज़ाबाद धरना केस जो है उस पर हम थोड़ी बात कर लें। फैसला तो आ चुका, 4 साल गुजर चुके हैं, अमल दरामद नहीं हो पा रहा और आज हमने देखा कि 3 रुकनी कमीशन जो है वो बनाया गया है, कायम किया गया है। 2 महीने का वक्त दिया गया है उसको और कहा गया है कि ये कमीशन साबका वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, साबका जो चीफ जस्टिस थे या DG ISI थे उनको भी बुला सकता है, उनसे इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये केस कहीं जाके रुकेगा, क्या होगा? जिम्मेदारान जो है उनका तयन भी होगा, सजाएं होंगी नहीं होगी? क्योंकि इस केस की अहमियत बड़ी है कि ये राह मुतयन करेगा पाकिस्तान के बहुत सारे इश्यूज की। देखिए, मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। पहली बात यह है क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो पाकिस्तान में ताकत के 3 मराकज़ हैं, GHQ और अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान। अच्छा, जहाँ पर ये 2 एक साथ हो जाते हैं वो तीसरे को कॉर्नर करते हैं। यानी हमने तारीखी तौर पे ये देखा है कि GHQ और जो आला अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आमतौर पे साथ होते हैं, जिससे ये होता है कि पार्लियामेंट को कॉर्नर कर दिया जाता है। लेकिन अब जो सूरत हाल हो रही है इस फैसले में, ये बुनियादी किरदार जो है मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ही अदा करेगी। इस्टेब्लिशमेंट को ये फैसला करना होगा कि फौज की जो मौजूदा क़यादत है वो कहाँ पर खड़ी हुई है। अगर उसने ये फैसला किया कि वाकई इनको जो जिम्मेदार थे, जिनमें जनरल बाजवा, जनरल फैज़ या और भी जो लोग सारे शामिल थे, इनको सज़ा होनी चाहिए, तब तो सज़ा होगी। लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे तो जो ताकत के 2 मराकज़ हैं यानी GHQ और पार्लियामान, वो साथ खड़े हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और जिसका एक नमूना हमने अभी देखा कि जो सेनेट में जिस तरह से करारदाद पास करवाई गई और जिस तरह जल्दबाजी में पास कराई गई, लोग कम थे वहां पर, अरकान कम थे, लेकिन जल्दी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वो करारदाद पास कराई गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये कमीशन फर्ज करें कि कोई ऐसा फैसला देता है जिसमें साबिक आर्मी अफसरान को सजा देने की बात होती है, तो अब इस तरह से जो इस वक्त अच्छे ताल्लुकात बज़ाहिर लग रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के नून लीग के साथ, तो बिल्कुल मुमकिन है कि ये दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नाकाम बनाने की कोशिश करें। पहली बात तो ये कि इनके खिलाफ फैसला आना ही मुझे मुश्किल लग रहा है, ये बीच में ही कहीं फिजल आउट हो सकता है केस। लेकिन अगर फर्ज करें कि ये कमीशन कुछ काम कर देता है और वो ऐसे नताइज निकाल लेता है कि भाई ये साबिक आर्मी अफसर जिम्मेदार थे और इनको सजा दी जानी चाहिए,
तो सबसे अहम किरदार जो है वो GHQ का होगा कि मौजूदा फौजी क़यादत क्या फैसला करती है। ऐसी मिसालें माजी में मौजूद हैं, लेकिन वो करप्शन के हवाले से थी। हमने ये देखा कि वापडा के और चेयरमैन थे साबिक़ एक लेफ्टिनेंट जनरल जिनको हटाया गया था करप्शन के इल्ज़ामात पे। इसी तरह बहरिया के हमें याद है जस्टिस अपना एडमिरल थे, शायद मंसूर उल हक नाम था उनका, उनको हटाया गया था, उनसे फिर बाद में डील कर ली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि सजाएं नहीं हुई, इक्का दुक्का हमें सजा होती हुई भी नजर आती है, लेकिन कोई बड़ी सजा नहीं दी जाती, हल्की फुल्की सजा दे के उनको माफ कर दिया जाता है। तो ये भी मुमकिन है कि कोई हल्की फुल्की सजा देकर इनको साइडलाइन कर दिया जाए, और ये भी मुमकिन है कि बिल्कुल भी सजा ना मिले, लेकिन कोई सख्त सजा मिलने का इम्कान मुझे बहुत कम नजर आ रहा है। सही, ठीक डॉक्टर साहब। अब अगर आ जाएं जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, नवाज शरीफ साहब कोयटा में हैं 2 दिनों से, और जो एक्टिविटीज़ हो रही है आपके सामने है, 30 लोगों का बताया गया कि उन्होंने नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर ली है। अक्सर वही लोग हैं जो पहले नून लीग का भी हिस्सा रहे हैं, कभी किसी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, और बाप पार्टी जिस तरह से बनी, नून लीग की जिस तरह से वहाँ पर हुकूमत ख़त्म हुई, दोबारा से तकरीबन वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, समझना ये है कि हमारे सियासतदान, क्या हम ये कह सकते हैं कि हर कीमत पर वो इक़्तिदार ही हासिल करना चाहते हैं, फिर वो अखलाकियात रिवायात कुछ वो है नहीं, और इन्हीं बैसाखियों के सहारे पर अगर नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाते हैं, कल को फिर इनको इशारा होगा, फिर कोई ये छोड़ के जाएंगे, तो फिर नवाज शरीफ साहब किसको मुरुद इल्ज़ाम ठहराएंगे कि उनकी वजह से मेरी हुकूमत चली गई? तो क्या वो माजी से नहीं सीखे, या इस एक्टिविटीज़ को आप कैसे देखते हैं? भाई बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। जितनी हमें तब्दील होती नजर आती हैं उससे ज्यादा वो यकसा भी रहती हैं। तो यही सूरत हाल इस वक्त है। अफसोसनाक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बलूचिस्तान के सारे लोग वो थे जिन्होंने जब बलूचिस्तान में, हमें याद है कि 2013 से 18 के दरमियान जो डॉक्टर मालिक के साथ इनका मुआहदा हुआ था नून लीग का, तो उसके तहत 2.5 साल डॉक्टर मालिक नेशनल पार्टी के वो वज़ीर आला रहे थे। उसके बाद फिर ज़हरी साहब को बनाया गया था वो, लेकिन उनका जो आखिरी साल था, हालांकि उसमें खत्म होने में कुछ ही 1 साल से भी कम अरसा था, मेरे ख्याल 7-8 महीने बाकी थे जब ये मसनूई तरीके से बाप की पार्टी बनाई गई। अच्छा, और वो बनाई क्यों गई थी? इसलिए गई थी कि जाहिर है कि वो गुड बुक्स में, इस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक्स में उस वक्त नवाज शरीफ नहीं थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलते हुए किरदार अदा किया था। पीपल्स पार्टी ही की मदद से संजय रानी साहब जो है वो सेनेट के चेयरमैन बने थे। हालांकि उस वक्त चाहते तो जरदारी साहब रजा रब्बानी को बहुत आसानी से बना सकते थे, नवाज शरीफ ने। तो मतलब ये कहना कि सिर्फ नवाज शरीफ जिम्मेदार हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसमें पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब भी बराबर के इस तरह की हरकतें करते रहे कि जब उनको कहीं से इशारे मिलते हैं कि ये कर दो। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये थी कि गैर ज़रूरी तौर पर बलूचिस्तान में ज़हरी साहब की हुकूमत को हटाया गया, पार्टी बनाई गई, फिर सेनेट में संजरानी साहब को लाया गया। तो ये सारा इसके पीछे पीपल्स पार्टी का और जरदारी साहब का किरदार था, जो वो उन्हीं इशारों पे कर रहे थे जिस तरह के इशारे अब नवाज शरीफ को दिए जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदार तो सारे हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि सियासतदानों के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं होता। उनको बिल्कुल नजर आ रहा होता है कि अगर हम उन इशारों पे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये बात वाज़ेह है कि ये सारे जो इलेक्टेबल्स हैं वो फोन का इंतजार करते हैं। जब उनको फोन आ जाते हैं कि भाई हम इस पार्टी को इख्तियार में ला रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि पीटीआई को जिस तरह से पीटीआई में हवा भरी गई थी और किस तरह से उसमें इलेक्टेबल्स को शामिल किया गया था, यानी जोक दर जोक दूसरी पार्टियों से लोग पीपल्स पार्टी से निकल रहे हैं और नून लीग से निकल रहे हैं। इन दो बड़ी पार्टी से बड़ी तादाद में लोग निकले, सिर्फ इसलिए कि गालिबन उनको इशारे दे दिए गए थे कि जी अब हमें इमरान खान को लाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें इशारा मिल गया है और अगर हमें वजारतें लेनी है और इक़्तिदार में रहना है तो हमें पीटीआई में शामिल होना है। बिल्कुल उसी तरह के इशारे लग रहा है इस वक्त दिए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये अफसोसनाक सूरत हाल तब्दील कैसे होगी? तब्दील सिर्फ उस वक्त होगी जब इस्टेब्लिशमेंट खुद ये फैसला कर ले कि हमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन चीज़ों में मुदाखलत नहीं करनी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जितना क्लोज ताल्लुक मुझे दिख रहा है इसमें, अब मुझे क्या बल्कि सबको नज़र आ रहा है कि जिस तरह से बलूचिस्तान में ये हुआ है ये मुमकिन नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं कि चंद हफ्ता पहले ही ऐसा लग रहा था कि पीपल्स पार्टी के सर पे हाथ रखा गया है और पीपल्स पार्टी में कुछ लोग शामिल हो गए थे।
لیکن پھر ایک دم سے کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی کی ایکویشن شاید درست نہیں بنی، اور پھر لگا یہ کہ وہ ہاتھ جو پیپلز پارٹی کے سر پہ تھا وہ اٹھ کر نواز شریف کے سر پہ چلا گیا، اور نواز شریف صاحب ظاہر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے بالکل کہا کہ جی ویری گڈ، تھینک یو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ اقتدار میں لے آئیں اور ہم یہ سب کریں گے۔ تو بلوچستان میں ایک اور جو بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کے اصل نمائندے ہیں، یعنی جو بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے رہے ہیں، جس میں خود ڈاکٹر مالک یا اختر مینگل ہوں، ان کو اس پوری ایکویشن سے ایک مرتبہ پھر بالکل آؤٹ رکھا جا رہا ہے۔ اور یہ سارے لوگ جو آلیانی ہوں یا رئیسانی ہوں یا اور سارے جو بڑے بڑے گھرانے ہیں، یہ ان کو اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام ان کو منتخب کریں گے، لیکن اب اس میں ہم اور آپ کچھ کر نہیں سکتے، صرف افسوس کر سکتے ہیں، صورتحال ایسی ہی ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پتا ہے نون لیگ والے دعویٰ تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم بڑی اکثریت سے آ رہے ہیں، اسپیشلی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ پنجاب کی جو 140 سے زیادہ قومی اسمبلی کی نشستیں 120 تو ہم وہیں سے لے لیں گے۔ تو پہلے دعویٰ یہ ہو رہا تھا، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ سندھ میں جو ہے ایم کیو ایم سے اتحاد کر رہے ہیں، فنکشنل لیگ سے اتحاد کر رہے ہیں، پھر بلوچستان کی الیکٹیبلز کو شامل کر رہے ہیں، تو پھر وہ دعویٰ ہم سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ان کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تبھی وہ دوسرے صوبوں میں اس طرح کے اتحاد کر رہے ہیں، یا آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں پوزیشن نون لیگ کی ویک ہے اس لیے دوسرے صوبوں پر وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ بالکل ویک ہے، بالکل ویک ہے، کیونکہ اگر میرا یہ خیال ہے کہ میں پنجاب میں ٹریول کرتا رہا ہوں، ظاہر ہے لوگوں سے بات چیت بھی رہی ہے اور چیزوں پہ نظر ہے، تو میرا انڈیپینڈنٹ جو تجزیہ ہے یا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، جس کا امکان کم نظر آتا ہے، اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو پنجاب میں نون لیگ اکثریت لے کر کامیاب نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہاں پر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ساتھ خود پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہمیں ایک سال پہلے تک خاصی بہتر نظر آ رہی تھی، جس کو اب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں مخلوط حکومت بنے گی، اور ان تین پارٹیوں، اگر تو پی ٹی آئی کو بھی الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا جو کہ اس وقت لگ نہیں رہا، کیونکہ پی ٹی آئی کو تو کارنر میٹنگز تک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، ان کے حکمران ان کے جو رہنما ہیں وہ زیادہ تر جیلوں میں ہیں، ان کے خلاف مقدمے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹ بہرحال پنجاب میں بڑی تعداد میں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اکثریت ہے، اگر فیئر ہو تب بھی پی ٹی آئی تو اکثریت نہیں لے کے آتی، لیکن بہرحال وہ ایک بڑی پارٹی کی، یعنی تین بڑی پارٹیاں نمودار ہو سکتی ہیں اگر آزادانہ انتخابات ہوں، جس میں کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کو، کچھ نون لیگ کو اور کچھ پیپلز پارٹی کو ملیں گی۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ کو ہی لانا ہے اور نون لیگ کو بھاری اکثریت دلوانی ہے، اور اسی کے لیے بلوچستان بھی نون لیگ کے حوالے کرنے کا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور جو الیکشن کرائے جائیں گے ان میں بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت بنائیں گے۔ بالکل ممکن ہے کہ پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت آ جائے۔ اچھا، اب سندھ جو ہے وہ پچھلے 15 سال سے 2008 سے اب تک مسلسل پیپلز پارٹی کی گرفت میں رہا ہے، لیکن اب کوشش یہی ہے کہ نون لیگ اور دوسری جماعتوں کو ملا کر، جماعت اسلامی کو بھی ملایا جا سکتا ہے اور ایم کیو ایم کو ملا کر وہاں اس چیز کا امکان موجود ہے کہ آرٹیفیشل یا مصنوعی طریقے سے پیپلز پارٹی کو بھی ہرا دیا جائے اور وہاں پر جو ہے وہ مخلوط حکومت بنائی جائے، جیسے ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں۔ لیاقت جتوئی کی حکومت ہمیں یاد ہے، غوث علی شاہ کی حکومت یاد ہے، ارباب غلام رحیم کی حکومت یاد ہے، یہ سے مظفر شاہ کی حکومت یاد ہے۔ یہ سارے لوگ وہ تھے جو جینوئنلی الیکٹڈ نہیں تھے، ان کو جس کو کہتے ہیں نا بھانمتی کا کنبا جوڑ کر ان کو استدار دلوایا گیا تھا۔ اور ایک اور فیکٹر ہمیں بالکل یاد رکھنا چاہیے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ دشمن کردار ادا کر رہی ہے۔ سندھ دشمن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے مفادات اگر سندھ سے وابستہ ہیں تو ان کو سندھ کی قوتوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے یاد ہے کہ جب بے نظیر کی پہلی گورنمنٹ آئی تھی محترمہ کی، تو اس وقت انہوں نے ساتھ چھوڑ کے 1990 کی غالباً بات ہے یہ، یا 89 کی بات ہے، کہ انہوں نے چھوڑ کر پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر نواز شریف کا ساتھ دیا تھا، جس کے بڑے منفی اثرات سندھ پر پڑے تھے، سندھ کی سیاست پر پڑے تھے۔ تو ایک تو یہ فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر جو ہے وہ 18ویں ترمیم کا ہے، جس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بڑے واضح الفاظ میں کہتے رہے ہیں، باجوہ صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ ان کو 18ویں ترمیم پسند نہیں ہے۔ اب 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا بھی پلان در پردہ ہو سکتا ہے، کیسے ہوگا یہ مشکل ہے، لیکن یہ پلان ہو سکتا ہے۔
तो नून लीग आप समझते हैं कि उसमें किरदार अदा करेगी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने में? भाई इनकी हरकतें तो रही हैं ना, यानी नून लीग के जो हैं, अपने एहसन इकबाल को देख लें या अपने इसहाक डार को देख लें, ये ज्यादातर पंजाब के नुमाइंदे हैं और ये वो नुमाइंदे हैं जो वक्तन फवक्तन 18वीं तरमीम के खिलाफ काम करते रहे हैं। यानी चाहे वो यहाँ पर हायर एजुकेशन, मेरा एजुकेशन से ताल्लुक है, हायर एजुकेशन कमीशन को जिस तरह से इन्होंने सेंट्रलाइज किया, दूसरी जो वजारतें थीं उनको ख़त्म करने के बजाय उसमें इन्होंने अपनी बालादस्ती रखी। तो ये समझते हैं कि जी अगर 18वीं तरमीम को अगर पूरी तरह से रोल बैक नहीं तो पार्शली रोल बैक करने की कोशिश हो सकती है, जो कि वफाक के लिए बहुत खतरनाक अमल होगा, ये होना नहीं चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये जो सारी अरेंजमेंट्स हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब की जिस तरह वापसी, उस पर लाडला प्लस के भी अभी इल्जामात लग रहे हैं, फिर बाप पार्टी, दूसरे इलेक्टेबल्स का साथ लेना, बैसाखियों के सहारे अगर इख्तियार में वो आ भी जाते हैं, चौथी मरतबा वजीर आज़म बन भी जाते हैं, तो आप समझते हैं कि वो क्या कर पाएंगे अगर किसी के इशारे पे, किसी के सहारे पर इख्तियार में आए? अख्तियार तो वही बात है कि मिल जाएगा, इख्तियार मिल जाएगा, क्या उनके पास अख्तियार भी होगा? नहीं होगा तो फिर इस तरह की कुर्सी लेने की जरूरत क्या है आपके ख्याल में? जी नाज़रीन सां शायद राब्तो जेको आहे वो टुटी वियो आहे। डॉक्टर साहब काल जेका ड्रॉप थी आहे, कोशिशि कंदासीं त उन्हनि सां असांजो राब्तो थी सघे। बहरहाल मूंखे ॿुधायूं पिया त हीउ हिकिड़ो वॾो बहस आहे त जेकॾहिं मूंखे इक़्तिदार मिली बि वञे, इख़्तियार न हुजे त पोइ उहो जेको इक़्तिदार आहे उहो नेट कहिड़े कम जो आहे? 3 भेरा जेको वज़ीर आज़म ऑलरेडी रही चुको आहे, 4थे भेरो जेको आहे जंहिं अंदाज़ सां उहो अचे पियो, जेका हुन ते तनक़ीद थिए पई, उहे सभु शयूं नज़र बि अचनि पियूं, त उहा ई साॻी सूरत हाल जीअं इंट्रो में मूंखे ॿुधायो, ताज़ो मिसाल आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो। वण जी काठी गॾु करे हिकिड़ी पार्टी ठाही वई, वरी मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा माण्हू टोड़े ऐं जेके वफ़ादारियूं तब्दील कराए उन्हनि खे जीअं कामयाबु करायो वियो MQM सां, ऐं कराची में जेको कुझु थियो या कराची जूं सीटूं जीअं PTI खे ॾियारी वियूं, ऐं आख़िर में जीअं इशारो आयो त पोइ ख़ान साहब जी छा पोज़ीशन थी, सभिनी जे साम्हूं आहे साॻी मश्क जेका हिकु भेरो ॿीहर हीअं नवाज़ लीग कंदे नज़र अचे थी, ऐं हिन जो बि कवी इम्कान आहे तो जेकॾहिं उहे वज़ीर आज़म थियनि था। अञा त ज़ाहिर आहे नतीजा अचणा आहिनि, इलेक्शन ई न आहे थी, पर जेकॾहिं आया आहे त घणे भाङे इम्कान इहो ई आहे त पोइ उन्हनि जो असर बि उहो ई थींदो जो ऑलरेडी 3 भेरा हुन सां थी चुको आहे। बहरहाल हिते वक़्तु थियो पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, पाण ब्रेक वठंदासीं, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं त जेका समूरी सूरत हाल आहे पाण अञा वधीक हुन ते तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।